नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे ईडियम स्ट्रेच का सेकंड फेज, मतलब कि उसका देखेंगे आज हम लोग सेकंड पार्ट। देखिए, पहले पार्ट में केवल हमने आपको ये बताया था कि 10 ईडियम्स हमने आपको कराए थे और ये बताया था कि ईडियम्स को हम तैयार कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे कंपटीशन में लगभग, अगर मेंस की बात करते हैं सीजीएल की, तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन या कह सकते हैं 12 क्वेश्चन तक हमसे कभी कभी पूछ लेता है ईडियम्स में। बट वहां पे हमको ये होता नहीं है कि हर ईडियम्स में टिक लगा पाए और याद कर पाए। अगर याद करेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेंगे और कंफ्यूज होकर वहां पे आंसर को गलत कर देंगे। तो एक आसान मेथड बस यही होता है कि अगर आप ईडियम्स याद कर रहे हैं या कोई भी सेगमेंट वोकैब्स का याद कर रहे हैं, तो बस सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसको रोज का रोज रिवीजन करिए। अब देखिए, अगर आपके पास समय हो तो इस वीडियो को देखिएगा। हम यकीन दिलाते हैं आपको कि इस वीडियो के द्वारा हम आपको जितने लिखे हुए हैं हमारे ईडियम्स पूरे याद करवा देंगे। और ये भी यकीन दिलाते हैं कि जो इसमें ईडियम्स लिखे हुए हैं उसमें आपको 2 या 3 ही आते होंगे, उसके अलावा आते नहीं होंगे। आप केवल वो लोग पढ़ते हैं जो आपको ईडियम्स आते रहते हैं। बट एग्जाम कोई भी आप किताब उठाएंगे, जैसे उसमें मान लीजिए आपके 500 लिखे हुए हैं ईडियम्स, लगभग 300 ईडियम्स आपको आते होंगे। और गलती हम लोग ये करते हैं कि रिवीजन के चक्कर में हम उनका भी करते हैं रिवीजन जो हमको आते हैं। भाई, जो हमको आते हैं उनका हम करेंगे रिवीजन तो फायदा क्या है? जो हमको नहीं आते हैं अगर उनका करेंगे रिवीजन तो हमको फायदा है। अब देखिएगा, ये ईडियम जो आपके लिखे हुए हैं ये आपके सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे बात करें नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक की। मतलब ये आपके मेंस लेवल के भी क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं सारे के सारे वोकैब्स के सेगमेंट हम इसमें अपने चैनल में अच्छे से करवा देंगे। तो अगर आप भटकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भटकते तो और भी अच्छी बात है। अगर आप सेगमेंट मतलब क्लियर करना चाहते हैं वोकैब्स का और याद करना चाहते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि जब आपका जनवरी में एग्जाम है आपका सीजीएल का SSC वाले, तब तक हम आपको वोकैब्स की अच्छी सीरीज दे देंगे, पर्याप्त दे देंगे। आपका एक भी प्रश्न हमारे चैनल के बाहर नहीं आएगा। अब भाई ये तो वादा करेंगे नहीं आएगा, आ गया तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना आ पाए। अब लगभग रेगुलर आपके हमारे वोकैब्स की वीडियो आएंगे और मतलब आपको याद करने पड़ेंगे। वो हम याद करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और याद भी करवा देंगे इस वीडियो में। एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। बट हमको होता क्या है, हमारे माइंड से वो बात निकल जाती है। आप याद तो करेंगे नहीं। अब लिखिएगा नहीं मेरे साथ, अपने नोट्स को साथ में नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर नोट्स साथ में बनेंगे तो एग्जाम मतलब बनेंगे अगर नोट्स साथ में तो पेन चलाएंगे और देखेंगे बोर्ड में तो कंफ्यूज होंगे। आप अपना पूरा फोकस यहाँ पे करिएगा। अगर माइंड एब्सेंट हुई और बॉडी प्रेजेंट हुई तो कतई समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आ रहा है, जेन्युइन सी बात है, और 2 घंटे बाद आपको परिणाम 0 मिलेगा। तो लिखिएगा नहीं, इसका हम स्क्रीनशॉट लेके एकदम अच्छा सा डाल देंगे अपने कम्युनिटी में, तो वहां पे आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर समझ में आ जाए तो। और ये पूरा वाला दिलाते हैं, अगर आपको समझने हैं, वक्त है आपके पास, वक्त मत बर्बाद करिएगा। अगर आपको आते हैं या आपको वीडियो बेकार लग रहा है तो छोड़ सकते हैं, बट अगर सीखने हैं यकीन दिलाते हैं कि सीख जाएंगे। अब सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, अबुल इन अ चाइना शॉप। अब इसको ऐसे याद करिएगा, चाइना की जो शॉप्स हमारी होती हैं वो एकदम मतलब टर्मोइल होती हैं, बेकार होती हैं। टर्मोइल का मतलब आपको चल गया पता, यहाँ से हमने एक आपको वोकैब बताई टर्मोइल की। हालांकि याद कर लीजिएगा वोकैब्स को, कतई इंपॉर्टेंट है। टर्मोइल का मतलब होता है आपका शोरगुल। इसका मतलब आपका होता है शोरगुल से, मतलब अगर आप कहीं भी टर्मोइल देखेंगे तो उसका मतलब शोरगुल लगा देंगे। और इसका मतलब एक प्रकार से आप लोग क्राई भी कह सकते हैं। इसका मतलब आप लोग एक प्रकार से क्राई भी कह सकते हैं। अगर क्राई नहीं कहना चाहते हैं आप लोग तो पीकी हमारा एक वर्ड होता है, पीकी भी कह सकते हैं। अगर पीकी भी आपको नहीं याद आता है तो वहां पे लिखा रहेगा आपका पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा होता है, पेंडेमोनियम। तो याद रखिएगा, हमारा टर्मोइल का मतलब शोरगुल हमारा होता है, क्राई का मतलब भी आपका शोरगुल होता है, पीके का मतलब शोरगुल होता है हमारा, और पेंडेमोनियम का मतलब भी आपका शोरगुल होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा अबुल इन अ चाइना शॉप। अब एक प्रकार का बुल का मतलब होता है हस्बैंड ऑफ गैया, हस्बैंड ऑफ गाय होता है। इसका मतलब जब सांड हमारा चाइना की शॉप में होगा तो क्या करेगा? जेन्युइन सी बात है कि अगर हम लोग कह देंगे इसको तो पूरे की पूरे मतलब जो शॉप हमारी होंगी चाइना को, उसको एकदम अस्त व्यस्त कर देगा। अस्त व्यस्त का मतलब है उसको पूरा बेपीदा कर देगा, बेशीदा कह देगा। और अगर इसकी हिंदी निकालते हैं तो इसका मतलब होता है शीश महल में बंदर। याद करिएगा, इसका मतलब आपका हो जाता है शीश महल में बंदर।
शीश महल में बंदर। और गलती क्या करते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले भाई, वो याद करते हैं इंग्लिश में, जेन्युइन सी बात है याद करो, बट वहां पे जो आप याद करोगे इंग्लिश में वो असंभव है कि वहां लिखा रहे। मतलब जो आपने इंग्लिश याद करी है वो वहां पे नहीं आती है। वहां पे कोई ना कोई एग्जामिनर अपने थॉट प्रोसेस से देता है ऑप्शंस, आपने रटा है तो गलत कर दोगे। तो हमारी मानिएगा हमको बहुत सारे इडियम्स याद, लगभग आपको 2 से 3 हजार इडियम हमको याद हैं, हमने ऐसे ही याद करे हैं। अगर आप इडियम निकाल के उसकी हिंदी पकड़ के याद करेंगे और ऑप्शन में आपको अगर तो एकदम अच्छे से परफेक्शन है इडियम्स में तो गलत नहीं करेंगे। इंग्लिश याद करिए अच्छी बात है, बट एग्जाम पास करना है तो उसकी हिंदी भी देखिए, हिंदी देख के आप एग्जाम को फट सकते हैं। देखिए हमने बता दिया आपको, आप बुल इन चाइना शॉप, बुल का मतलब आपको बता दें सांड से, और चाइना की शॉप थी। चाइना की शॉप ऐसे भी हमारी बेकार होती है, इस समय वहां पर चल रहा वर्ल्ड ऐसे चल रहा है, जान सकते हैं। अच्छा कभी आपने ये सोचा है कि चाइना की शॉप में इस मतलब चाइना में इस समय क्यों गृह युद्ध हो रहा है? उसका कारण केवल ये है कि चाइना ने हमारा, श्रीलंका हमारा पड़ता है यहाँ पे, अच्छा ये याद करिएगा, यहाँ पे हमारा पड़ता है हिंद महासागर, तो भारत हमारा ना है, भारत के नीचे हमारा पड़ता है हिंद महासागर। हिंद महासागर का मोती कहा जाता है हमारा, जो आप जानते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका को उसने दे दिया था पैसा, और लगभग जितने भी हमारे देश हैं, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है ना, नेपाल है, उनको दे दिया था, चाइना ने पैसे दे दिया था। और पैसा वो कहाँ देता है? पैसा देता है अपने बैंक से। अब बैंक से जितना उसका पैसा था उसने बांट दिया है। अब वहां के लोगों जब उनके बैंक के पास पहुंचे तो वहां के बैंक दिवालिया हो गए, इसलिए चाइना में मचा हुआ है गृह युद्ध। तो ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग याद करिएगा, याद कर लीजिएगा। अच्छा फिर लिखा हुआ है हमारा अ केक वॉक। अब याद करिएगा, अगर आपके घर में केक आएगा और केक कोई बच्चा ने मारा ला तो फेंका गया। अब केक आपके घर में मानो आया, छोटे बच्चे हैं वो जानते नहीं, वो कुछ भी अगर रखा रहेगा तो उसको मतलब चबा डालेंगे। अब केक रखा हुआ है, मारा धाए से ला तो गिर गया केक। अब केक गिर गया और पूरी की पूरी जमीन में केक फैल गया। अब जब केक इतना फिल्दी होता है, इतना मतलब स्नीकी होता है, जब चलोगे आप उसमें तो आपके ऊपर रपटेंगे नहीं तो रपटेंगे। अब जब आपके ऊपर रपटेंगे इसका मतलब आपको चलना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलेंगे। आपका जो फ्रिक्शन वहां पे हो जाएगा, फ्रिक्शन हमारा बहुत निग्लेक्सिबल हो जाएगा और आप चलेंगे आसान से। इसका मतलब होता है बच्चों का खेल, या बच्चों का खेल कह दें या बच्चों का कार्य कह दें, तो क्लियर हो गया। बच्चों का कार्य कह देंगे या बच्चों का खेल कह देंगे। अगर अच्छे से ले लेंगे तो इसका मतलब आपका होता है आसान काम से। क्यों हमने कहा? क्योंकि अगर आपका केक मानो है, अब केक हमारी जमीन में फैल चुका है पूरा। अब जब केक हमारी जमीन में पूरा फैल चुका है, अब जब उसमें चलेंगे तो जो जमीन का फ्रिक्शन है, जमीन जिस फोर्स से घसीटती है किसी वस्तु को, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा, जब हम किसी में करते हैं एक्शन तो वो हम पे करती है रिएक्शन। जब हम चलते हैं जमीन में चलते हैं, जमीन पर लगाते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं, मतलब जमीन में हम लगाएंगे फोर्स, तो जमीन पे भी हम पे लगाएंगे रिएक्शन, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। वहां पर आपके फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी निग्लेक्सिबल। इसका मतलब वो हमको चलना नहीं पड़ेगा, हमको अपना फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वहां फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो आज केक वॉक का मतलब हो जाएगा बच्चों का खेल, बच्चों का कार्य या आसान कार्य। दोनों क्लियर हो गए। देखो थर्ड हमारा लिखा हुआ है अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये कतई जहर है, इसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब लिख देते हैं हम, जैसा बाप वैसा बेटा। इसको आप वहां से याद कर सकते हो इंद्रप्रस्थ से। जब हमारा दुर्योधन गया था, हमारा युधिष्ठिर के गया था इंद्रप्रस्थ, तो द्रौपदी ने, दुर्योधन गिर पड़ा था, भ्रम में गिर पड़ा था, मरीचिका के चक्कर में गिर पड़ा था। उसने सोचा दुर्योधन ने कि यहाँ पे फर्श है, और फर्श ना होके वहां पड़ा था पानी, और द्रौपदी दीदी ऊपर से देख रही थी, वो कहती अंधे लड़का अंधा पैदा होगा, फड़िया दिया फिर बाद में उसको। तो बस वही लिखा हुआ है अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। उसका मतलब वहां पे ये था द्रौपदी का कि जैसा बाप होगा अंधा वैसा लौंडा होगा अंधा। तो कितनी गलत बात बोली थी। प्रत्येक जो युद्ध हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे हुए हैं महिलाओं की वजह से। अब देखो लिखा हुआ है अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, यानी कि जो अंधे का लड़का हमारा ना होगा वो अंधे पैदा होगा। तो क्लियर हो गया अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। भूलिएगा नहीं, हम तीनों फिर से बताते हैं। अब बुक ये क्वेश्चन ऐसे ही याद करिए, कंफ्यूज हमेशा रहेंगे, कंफ्यूज ना रहिएगा, ऐसे ही करिएगा, टाइम कतई नहीं बर्बाद होगा आपका। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक,
जैसा बाप वैसा बेटा। अ केक वॉक का मतलब होता है आसान कार्य। अब बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है शीश महल में बंदर। अब लिखा हुआ है हमारा अ कोल्ड फिश, इसका मतलब होता है जो अपने भावनाओं को दूसरों के सामने उजागर नहीं करता, मतलब कि हमेशा दब के रहता है। एक जो बिगाइल, कतई झेल वर्ड हमारा लिखा हुआ है बिगाइल। देखिए बिगाइल का मतलब आपका होता है जो अपनी बातों को दूसरों को नहीं बताता। इसका मतलब इसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं एकदम शांत से, पैसिफाई से कह सकते हैं, पैसिफाई से। पैसिफाई की अगर बात करेंगे क्वेंच की, क्वेंच से कह सकते हैं, क्वेंच से। अगर क्वेंच आपको नहीं याद होता तो लेसन याद कर सकते हैं, लेसन। लेसन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। अगर लेसन भी आपको नहीं याद होता है तो हम आपके लिए लिखते हैं एलिवेट। एलिवेट का मतलब भी आपका होता है शांत से। अगर एलिवेट भी आपको नहीं याद होता है मेरे भाई तो आप याद कर लीजिए मिटिगेट से। मिटिगेट भी आपका होता है शांत से। अगर मिटिगेट भी आपको नहीं याद होता है तो लिख लीजिए पीसफुल से। कतई भाई साहब इसको लिख लीजिए पीसफुल से। पीसफुल भाई हमारा होता है वर्ड। अब ये याद करिएगा ब्यूटीफुल, पीसफुल, केयरफुल, वहां पर भी कभी भी आप लोग डबल एल मत करिएगा। हमेशा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं राइटिंग स्किल में और यहां पे लगा देते हैं आगे डबल एल, जो कि हमारे नंबर कटवा देता है। क्यों? क्योंकि जब आपका जो फुल हमारा होता है सफिक्स, जब भी किसी वर्ड में एक ऐड होता है आके तो अपने एक एल को लतिया देता है, मतलब उसके पास दो एल होते हैं फुल के पास, तो एक एल को लात मार के भगा देता है, वो केवल एक एल लेके आता है, इसलिए यहाँ पे पीसफुल होता है। याद हो गए? तो हमने आपसे क्या कहा, इसको याद करिएगा बाद में, पहले यहां से इसकी हिंट लेते हैं। बिगिल का मतलब होता है कतई शांत प्रिय। अगर शांत प्रिय से आप समझेंगे शांत प्रिय से, या शांत प्रिय समझेंगे इसको प्रिय से, इसका मतलब ये है कि इस क्वेंची का मतलब आपका होता है, क्वेंची का मतलब धोखे, मतलब जिसको हम लोग धोखा दे सकें और जो हमको जान ना पाए, जो कतई भोला भाला होता है। जी हाँ, जो कतई हमारा भोला भाला होता है उसको हम लोग कह सकते हैं बिगाइल से। बिगाइल का मतलब होता है कतई भोला भाला। आप समझ गए? क्वेंची हो गया, लेसन हो गया, एलिवेट हो गया, मिटिगेट हो गया, पैसिफाई हो गया। पैसिफाई लिख लीजिए, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब भी आपका होता है, पैसिफाई का मतलब भी आपका होता है शांत प्रिय से, धोखा देने वाले से। और अगर इसको दूर के ले सकते हैं अगर आप लोग साइनोनिम्स में, तो निनकम्पूप भी कह सकते हैं, निनकम्पूप। निनकम्पूप, निनकम्पूप भी आपका होता है मूर्ख से। निनकम्पूप भी आपका मूर्ख से होता है। डम्ब, डम्ब का मतलब भी आपका मूर्ख से होता है। डम्ब का मतलब भी आपका मूर्ख से होता है। भाई हम मूर्ख क्यों कह रहे हैं? मूर्ख कहने का हमारा तात्पर्य केवल ये है कि उसको चूतिया बना सके, मतलब कि उसको धोखा दे सकें। क्लियर हो जाएगा? अब धोखा उसी को दे पाएंगे जो गधा होगा, मूर्ख होगा। अब मूर्ख को धोखा दे पाएंगे। ऑब्ट्यूज, देखिएगा ऑब्ट्यूज एक होता है हमारा वर्ड ऑब्ट्यूज, और एक हमारा होता है एक्यूट। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, एक हमारा होता है एक्यूट एंगल जिसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण, एक हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल जिसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण। तो जो अधिक होगा उसको तो मूर्ख बना नहीं पाओगे, जो कम होगा उसको बना पाओगे मूर्ख। जी हाँ, एक्यूट का मतलब भी आपका होता है मूर्ख से। अगर बात करते हैं एस्ट्यूट की, एस्ट्यूटी, एस्ट्यूट की, तो एस्ट्यूट का मतलब आपका अलग होता है। एस्ट्यूट का मतलब आपका होता है चालाक से। देखिएगा, एस्ट्यूट का मतलब आपका होता है चालाक से। एस्ट्यूट अगर बात करते हैं आप लोग तो इसका मतलब आपका होता है चालाक से। चालाक को हम लोग आपकी भाषा में कहते हैं क्लेवर, चालाक को हम लोग कहते हैं क्लेवर। बट अगर हम लोग बात करते हैं एक्यूट की, तो एक्यूट का मतलब होता है शार्प। एक्यूट का मतलब क्या होता है? शार्प होता है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है भोला भाला, धोखा देने वाला कह सकते हैं। जो मीनिंग भी आपको हम बता रहे हैं जितना हमसे हो सक रहा है, क्लियर हो रहा ना? अब देखो, हमने कहा अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी भावनाओं को अपने तक रखता है और अपनी भावनाओं को दूसरों को बताता नहीं है। इसका मतलब यही ना हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को कति अपने में रखेगा, दूसरों को नहीं बताएगा। लड़के हमेशा करते हैं, है ना, जो हमारी तैयारी करते हैं कंपटीशन की, वो अपनी जो तैयारी होती है, अपनी भावनाएं होती हैं, अपने पास में रखते हैं। भावना का मतलब फीलिंग से है, लड़के से लीजिएगा, है ना। तो कोल्ड फिश का मतलब क्या हो जाएगा? भावनाओं को साझा न करने वाला व्यक्ति, भावनाओं को साझा, अगर हो सके तो आप लोग लिख लीजिए साथ में, ना करने वाला व्यक्ति। क्लियर हो गया मेरे भाई? बिल्कुल हो गया।
क्लियर हो गया। जितनी मीनिंग बता रहे हैं सारी आपके एग्जाम में आई हुई हैं। हम कोई भी बेकार वर्ड नहीं बताते हैं जो आपको ना आए। क्लियर हो रहा है ना, जो आपको ना आए, जो आपके एग्जाम में ना आए, जो आपको ना आए तो आपको तो कुछ नहीं आता होगा, वैसे आते भी होंगे कई वर्ड। अब क्लियर हो गया ना। अब देखो अब लिखा हुआ है अ डैम स्क्वाब, क्या ये आता है आपको अ डैम स्क्वाब? इसका मतलब क्या होता है डैम स्क्वाब का, देखिएगा इसको देखते हैं थोड़ी देर बाद में, क्योंकि इसका सबसे अच्छा लिखा हुआ है हमारा अ गोल्डन मीन। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे तो बताइए हमको, अ गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है? अ गोल्डन मीन का मतलब होता है सिंपल रास्ता। अ गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है आसान रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो आपके लिए आसान होता है, आसान रास्ता। क्लियर हो गया। अ गोल्डन मीन का मतलब आपका होता है आसान रास्ता, मतलब एक ऐसा रास्ता जिसमें हम कति आसान होते हैं और कंफ्यूज नहीं होते, अ गोल्डन मीन। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा अ हार्नेस नेट्स। इसका मतलब ये मत करिएगा हमारा, जैसे यहाँ पे जो आपके सरल हैं पहले हम उनको बता देते हैं, क्योंकि इस वर्ड में हम आपको कई सारे वोकैब्स याद करवाएंगे। जैसे ये आपका ये इडियम्स हो गया, हम कई सारे वोकैब्स बताएंगे, तो पहले जो सरल हैं हम उनको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा अ लॉफिंग स्टॉक। इसका मतलब आपका होता है हंसी का पात्र। क्या होता है? हंसी का पात्र। हंसी का पात्र होता है, नहीं होता? अच्छा हंसी का पात्र होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। अच्छा हंसी के पात्र को आप लोग मौक से भी याद कर सकते हैं, मौक से। मौक याद करिए या मौखरी याद करिए, मौक से। मौखरी वर्ड भी आपका होता है और मौक की मतलब होता है। जीर का मतलब होता है, जीर का मतलब भी आपका होता है अपमान से कहें या हंसी के पात्र से कहें। लाफिंग स्टॉक का मतलब हो जाएगा मौखरी, मौक कह देंगे, मौक भी कह सकते हैं आप लोग, मौक कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए इसका मतलब आपका होता है अ लाइव वायर। अब इसको देखिए कितना अच्छा हमने याद करवाते हैं। अ लाइव वायर का मतलब होता है जैसे आपका कोई तार है घर में, अब वो करंट उसमें आ रहा है और किसी आदमी ने पकड़ लिया उसको, तो एकदम बलबला जाएगा वो? नहीं बलबला जाएगा। अब ये कोई तार आग मानो लगा हुआ है, उसमें करंट आ रहा है चपक के, अब जैसे वो तार छुएगा, तार को छूलेगा? नहीं छूलेगा तार। मतलब कि जब वो तार छुएगा उसका जो दिल है वो जिंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। भैया देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वायर, और वायर कैसा है? लाइव है। जो हमारा वायर ना है वो लाइव है। वायर क्या है? लाइव है। अब जब वो जिंदा है, तार जिंदा है, अब जब हम तार को छुएंगे, अब तार भी हमको छुएगा, अब तार को हम छुएंगे, तार भी हमको छुएगा, तो जो हमारा दिल है वो जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा जिंदा दिल व्यक्ति। जी हाँ, लाइव वायर का मतलब होता है जिंदा दिल व्यक्ति। इसको लिख लीजिए आप लोग, नहीं बाद में कंफ्यूज होंगे। इसका मतलब आपका होता है जिंदा दिल व्यक्ति, जिंदा दिल व्यक्ति। क्लियर हो गया अच्छे से? देखिए क्लियर हो गया इतने? ये देखिए अ लॉस्ट ऑफ योर प्लेट, इसका मतलब होता है जैसे आपके पापा है घर में, तो उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। जेन्युइन सी बात है। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपके पास में जिम्मेदारी पूरी होगी। इसका मतलब आप ऐसे याद करिएगा, अ लॉस्ट ऑफ योर प्लेट। जैसे आपके पास एक प्लेट रखी है, अब प्लेट में हमारे पास कई चीजें रखी हैं, मानो राजभोग है, रसगुल्ला है, जितने भी आपके भोजन होते हैं 56 प्रकार के सारे रखे हुए हैं। इसका मतलब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी कि आपको पूरा खत्म करना है। अगर आपके साथ कोई बैठी हुई है तो कोई बात नहीं, मतलब आपके सामने एक प्लेट रखी हुई है, वो रखी हुई राजस्थान की, और आपको पूरा का पूरा खाना है, उसको पूरा का पूरा खाना है, अपने पेट के अंदर खाना है। केवल आपकी जिम्मेदारी है पूरी की पूरी प्लेट को खत्म करने की। इसका मतलब केवल एक व्यक्ति की जब जिम्मेदारी होती है, पूरे घर में बात कहें, समाज में बात कहें, तो उसको हम लोग कहते हैं अ लॉस्ट ऑफ योर प्लेट। केवल एक व्यक्ति की जब जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार के लिए, उसको हम लोग कहते हैं अ लॉस्ट ऑफ योर प्लेट। इसका मतलब कह सकते हैं जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी होना। देखिए बहुत सारी सॉरी भैया, जिम्मेदारी होना, बहुत सारी जिम्मेदारी जब आपके ऊपर होने आती हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं बहुत सारी जिम्मेदारी होना। क्लियर हो गया अच्छे से? अब देख लीजिए इसका मतलब याद करिए कि डैम स्क्वाब का मतलब आपका होता है, देखिए डैम स्क्वाब का मतलब आपका होता है ऊंची दुकान और फीके पकवान। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमारा सीपीयू एग्जाम में पूछा गया है आपका। जो 2017 का जो हमारा सीपीयू का प्री हुआ था इंग्लिश वाला, उसमें हमारा आया था, ये दोनों वर्ड हमारे आए हुए थे। और जो ऊपर वर्ड देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे सीजल के क्वेश्चन लिखे हुए हैं एसएससी के। हालांकि
क्वेश्चन वही रहता है, पूछता हर एग्जाम में है, बट क्वेश्चन एसएससी भाई कभी पूछ देता है, मतलब प्रीम पूछ देता है, कभी सीपीएम पूछ देगा, कभी सीपीएम पूछ देगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो बता दिया था भाई हमने, भावनाओं को साझा न करने वाला व्यक्ति, लिख लीजिएगा, इसको नहीं लिखेंगे बार बार। अ डैम स्क्वायर, इसका मतलब आपका होता है ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान और फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान। और इसका मतलब आपका होता है अ डाइम ऑफ डजन, इसका मतलब आपका होता है बेहद सस्ता, बेहद सस्ता या बहुत सस्ता कह सकते हैं आप लोग। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसको आप ऐसे याद करिएगा, देखिएगा अ डैम स्क्वायर कम से कम 5-6 बार रिपीट करिए। अगर आपके माइंड में कोई इमेज नहीं आती, भाई हम करते क्या याद करने के लिए, अगर हमारे दिमाग में कोई इमेज मानो आ गई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ मंथ ऑफ संडे, इसका मतलब होता है कि मतलब पूरे दिन का फ्री रहना, पूरे के पूरे साल का मतलब कुल मिला के होता है फ्री रहना, तो इसको हमने बना लिया। सी चेंज का मतलब होता है बदल जाना। अब यहाँ पे आपकी हमारे दिमाग में तो इमेज आ नहीं रहे, क्या बनाओगे आप लोग, तो इसको हमने याद कर लिया है। अ डैम इसको का मतलब क्या हो जाएगा, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो बस सिखाना बस ये चाहते हैं आप लोगों को कि जैसे आपको कोई वर्ड, कोई मतलब इडियम से दिमाग में इमेज नहीं आ रही है, तो उसको रट डालो यार, एग्जाम में नंबर निकाले नहीं निकाले, हमने ऐसे करके परीक्षाएं पास करी हैं। अब देखो लिखा हुआ है अ डाइम स्क्वायर, ऊंची दुकान फीके पकवान, लिखा हुआ है अ डाइम ऑफ डजन, अ डाइम ऑफ डजन बेहद सस्ता, अ डाइम ऑफ डजन बेहद सस्ता। क्लियर हो गए पूरे। लिखा हुआ है अ मेयर्स नेस्ट, इसका आप लोग बताइए, तब तक हम उसके बताते हैं। कि हमने बता दिया आपको अ मंथ ऑफ संडे, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, मंथ ऑफ संडे का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मंथ संडे का। अब मेयर्स नेस्ट का मतलब आप लोग जान जाइएगा पहले। अब मेयर्स नेस्ट का, सॉरी भैया, जैसे आप लोगों ने देखा अब मेयर्स नेस्ट, अब इसको ऐसे याद करिएगा कि घोड़ी का कोई नेस्ट नहीं, नेस्ट नहीं, इसको याद करिए घोंसले से, है ना। तो अब मेयर्स नेस्ट, क्या घोड़े का घोंसला होता है क्या, नहीं होता ना, यानी नहीं होता ना घोड़े का सर। इसका मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन। आजकल की जो घोड़ियां हैं, याद कल वो रहती हैं हमारे कहाँ पे, घोंसले में, काय में, घोंसले में। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन। एकदम पहले जो होता था अस्तबल में रहती थी, अरे भाई याद करने में क्या दिक्कत है यार, याद होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पहले की घोड़ियां रहती थी अपने अस्तबल में, और आज के रहती हैं हमारी कहाँ पे, घोंसले में। इसका मतलब पूरा परिवर्तन हो गया। तो कतई भाई साहब याद हो गया आप लोगों को। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन। क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है कंप्लीटली चेंज। जी हाँ, इसका मतलब आपका होता है पूर्ण परिवर्तन। भाई इसका मतलब आपका होता है कंप्लीटली, किसका लिटली, कंप्लीटली चेंज आपका होता है, कंप्लीटली चेंज। क्लियर हो गया। वो देखिएगा अ मंथ ऑफ संडे, इसका मतलब होता है लंबा समय। किसका समय, कौन सा बा, लंबा, लंबा समय। इसका मतलब आपका होता है लंबा समय। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड आपका सी। अब मेरी एक बात याद करिएगा, इडियम्स में जब भी आपको कभी सी लिखा दिख जाए, इसका मतलब आपका सी लिखा आपको अगर कभी दिख जाए, इसका मतलब आपका हो जाता है हमारा परिवर्तन से, यानी कि सी का मतलब आपका होता है बड़ा। अब चेंज लिखा हुआ यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन जब आपका हो जाता है, उसको हम लोग कह देते हैं अ सी चेंज। क्या होता है, अ सी चेंज का मतलब होता है कंप्लीटली परिवर्तन कह देते हैं आप लोग, मतलब कि पूर्ण परिवर्तन, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण परिवर्तन से। क्लियर हो गया। सी चेंज का मतलब आपका हो जाएगा पूर्ण परिवर्तन से। याद करिएगा, सी का मतलब आपका होता है समुद्र, और चेंज का याद करिएगा जैसे याद करने के लिए हम आपको बताएं, जब आपकी पृथ्वी अगर बनी थी तो उसको अगर समझेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपका था पेंजिया लैंड, और इसके आसपास आपका पैंथलासा सागर था। ये तो पता ही होगा, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने ज्योग्राफी हल्की डीप। तो ये आपके जब पृथ्वी हमारी बनी थी आज लगभग करोड़ों साल पहले, तो इसको हम लोगों ने कहा था पेंजिया लैंड। क्या हमारा था, इसको हम लोगों ने कहा था पेंजिया लैंड, और इसके आसपास जो हमारा था उसको हम लोगों ने कहा था पैंथलासा सागर, पैंथलासा सागर। और अमेरिका के वैज्ञानिक थे विग्नर, विग्नर का हमारे सिद्धांत था,
वैज्ञानिक कहेंगे या भूगोलवेत्ता कहेंगे उनको, भाई भूगोल का अध्ययन करते हैं, भूगोलवेत्ता कहलाते हैं आप लोगों के। तो हमारा बीच में पड़ता था हमारा पेंजिया लैंड और उसके आसपास हमारा था पैंथेलासा सागर था। और पेंजिया लैंड के ऊपर अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर अगर बात करेंगे तो उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोगों ने कहा था अंकारा लैंड या अंकारा कह देंगे, है ना। और यहाँ बीच वाले को, नीचे वाले को हम लोगों ने कहा था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। और बीच में आपका भरा हुआ था हमारा टेथिस सागर। क्या भैया, बीच में आपका था टेथिस सागर। सुनिएगा, अब जब हमारे निरंतर रूप से चलता रहा तो भाई सागर का सूखा पानी, जो टेथिस महासागर, टेथिस सागर है हमारा, उसका सूखा पानी। अब जब सूखा तो ये आपस में जो हमारा लैंड था अंगारा वाला, यहाँ पे भाई का नहीं होगा, गा होगा, अंगारा है ना, अंगारा। जब हमारा लैंड ऊपर वाला अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड सूखा, तो वही सूख के आपका निर्माण हो गया हमारा हिमालय पर्वत का। तो यहां से बस आप लोग ये जान गए कि अगर हम लोग किसी चीज में कंप्लीट रूप से चेंज कर देते हैं, जैसे आपने इसको मानो बड़ा बना दिया हमने, यहाँ पे आपका टेथिस सागर मानो हो गया, ऐसे करके नहीं हो गया। अब यहाँ पे आपका पड़ गया था हमारा भारत उपमहाद्वीप, पड़ गया था हमारा इंडियन प्लेट्यू, पड़ गया था आगे, इंडियन पेनिसुला पड़ गया था। अब यहाँ पे हमने कहा था आपका भारत ऐसे था, रफ के लिए मान लिया। अब जब आपका ये सागर सूखा था, मानो सागर, इसको हम लोगों ने कहा था टेथिस सागर। और जब ये आपका सागर सूखा था तो इसी सागर से हमारा निर्माण हो गया था हमारा किसका भैया, बोलोगे हिमालय का। किसका? हिमालय का। तो अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कभी कंपटीशन में कि हिमालय का निर्माण किस सागर से हुआ है, तो कह देंगे टेथिस सागर से। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यहां से ये आया कि जो भैया ने बताया पैंथेलासा सागर ना था, इसके आसपास जो हमारा सागर था उसको हम लोगों ने कहा था पैंथेलासा सागर। अच्छा, ये याद, ये दिमाग मत लगाइएगा, ये सागर जो अंदर वाला था, इसके लैंड के बीच में जो सागर था, इसको हम लोगों ने कहा था टेथिस सागर, है ना। अच्छा, कोई भी हम अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अपने इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से। हम पढ़ेंगे अपने इंडिया के हिसाब से, तो इसको पढ़ेंगे भारत के हिसाब से। हमको दुनिया जहां जाते लेना, उससे क्या लेना देना यार। यहाँ देखो, है ना, तो ये सूख गया था, तो ये सागर जो था, इसके नीचे से जितने आपके सागर इस समय निकले हुए हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर हमारा, और ये आपका हो गया, जितने भी हमारे सागर कुल मिला के है ना, वो हमारे निकले हुए हैं इस सागर से। तो इसको हम लोगों ने कहा था पैंथेलासा सागर। पैंथेलासा सागर मतलब पैंथेलासा सागर जो हमारा था वो सभी सागरों का बाप था। इट इज द बाप ऑफ ऑल सागर इन दिस वर्ल्ड, है ना। ये हमारा बाप था सभी सागरों का। तो यहाँ से आपको ये चला पता, जो हमारा इतना बड़ा लैंड हुआ करता था, यहाँ पे अंगारा और यहाँ पे गोंडवाना, और चेंज हो गया। अब चेंज हो गया किसके रूप में? सी के रूप में। भैया याद हो गया, सी मतलब सागर ना होता है, तो असी चेंज का मतलब हमारा हो जाएगा पैंथेलासा सागर। असी चेंज का मतलब आपका हो जाएगा पूर्ण परिवर्तन से। असी चेंज का मतलब क्या हो जाएगा? पूर्ण परिवर्तन से। यानी कि आपका जो सी था, हिमालय का सागर था, हिमालय रूपी सागर था, हिमालय रूपी सागर को हमने कहा था टेथिस सागर। अब टेथिस सागर हमारा चेंज हुआ था हिमालय में, तो कंप्लीटली चेंज हो गया था, और वहां से इस इडियम से हमारी उत्पत्ति होती है। असी चेंज का मतलब आपका हो जाता है पूर्ण परिवर्तन। क्लियर हो गया अच्छे से? अब लिखा हुआ है हमारा, अगर भूलिएगा नहीं है वर्ड, अब जितने देखा है नहीं ना भूलेगा। अब देखो लिखा हुआ है स्टोर्म इन द आर्म। इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना। इसका मतलब क्या होता है? बात का बतंगड़ बनाना। तो आपके दो लिखे हुए हैं वर्ड, एक स्टोर्म इन द आर्म, एक स्टोर्म इन द कप। आप पहले समझेंगे, अगर इसको समझेंगे दोनों को समझेंगे, उन दोनों को देखते हैं बाद में। इसको देखिएगा, अ टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा मुद्दा जो हमारा विवाद से भरा हुआ होता है। बात करते हैं कश्मीर के लिए, तो कश्मीर में जो छोटे जिहादी होते हैं वो कहते हैं हाय हुसैन हम ना हुए, मतलब वो क्या कहते हैं, हम क्या मांगे? आजादी, है ना। तो अ टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है विवादास्पद मुद्दा। विवादास्पद मुद्दा जो हमारा धारा थी 17A, और बात करते हैं 370। तो सरकार ने किया क्या? इसको फरियाद दिया सरकार ने, मोदी सरकार ने इसको हटा दिया। तो वहां के जो मतलब नेता थे हमारे, वहां के नेता कहते थे कि हम कश्मीर का झंडा हमारा अलग था। वो हरि सिंह ने कहा था कि हमारा झंडा अलग रहेगा। हरि सिंह का हुआ क्या था, हमारा हरि सिंह नाम का एक वहां पे राजा था,
जब लॉर्ड माउंटबेटन हमारा आया था भारत में तो उसने कहा था जिसको हमारे जहां रहना है वहां रह जाए, जिसको अपनी अलग भूमि चाहिए वो अलग भूमि में रह जाए। सरदार पटेल ने कहा हाँ जाते आप जाइए, हम ऐसे ही करेंगे। उसको लगता है भगा दिया कि लॉर्ड माउंटबेटन को। अब यहाँ पे केवल बचे हमारे पटेल जी बचे और नेहरू बचे। नेहरू छुपा के बैठ गए। पटेल जी ने कहा कि कश्मीर को फरिया के ले लेंगे। अब जैसे ही हमारा पाकिस्तान आजाद होता है वैसे ही लगभग एक साल के अंदर चुटों ने अटैक कर दिया कश्मीर में, और जाके लगभग 30% जो हमारा एरिया ऐसे करके बनता है, आप लोग पढ़ा होगा, तो ये 30% से लेके हमारा 30% ये पीओके ले लेन था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वहां के राजा हमारे हरि सिंह थे। तो वहां के राजा जो हरि सिंह थे वो डरा गए थे। उनका मंत्री था हमारा शेख अब्दुल्ला, उसका नाम था। उनका मंत्री का नाम क्या था? शेख अब्दुल्ला। तो उसने शर्तें रख दी थी, इस हरामी ने शर्तें रख दी थी और कहता है कि कश्मीर का झंडा हम लोग अलग बनाएंगे, वहां का संविधान अलग होगा। अगर वहां की लड़की मतलब वहां की लड़की से कोई शादी करता है हमारा भारतीय, तो उस भारतीय को कश्मीर की मान्यता नहीं देंगे, और पाकिस्तानी अगर शादी करेगा तो कश्मीर का मान्यता उसको मिल जाएगी। मतलब इसका यह था, इस बकलोल का, हमारे शेख अब्दुल्ला का, वो कहता था कि अगर पाकिस्तान के किसी लड़की या लड़के ने शादी करी कश्मीर में आके तो कश्मीर की नागरिकता उसको दे देंगे, जबकि अगर भारत का कोई लड़का या लड़की शादी करेगा कश्मीर में उसको नहीं देंगे। मतलब कुल मिला के टोटली डिपेंडेंट थे हमारे, ये नल्ले पाकिस्तान में डिपेंड थे। शेख अब्दुल्ला इसने इस बकलोल के मन में, हरि सिंह के पास तो बुद्धि थी नहीं, इसकी बुद्धि हमारा हिरा गई थी उस समय। शेख अब्दुल्ला जो कहता था वो मानता था, खेलता चुट्टा इसकी हरि सिंह, तो जो कहता था वो मानता था। कुल मिला के संविधान को एकदम बर्बाद कर दिया था। हमारे जो झंडा भारत का अलग था वहां पे कोई लहराता नहीं था। 1991-90 में इतना बुरा हाल वहां पे था कि मतलब महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, पुरुष बात नहीं कर पाते थे अपनी। केवल वहां पे राज चलता था इन छोटे मुसलमानों का। मुसलमान भी वो जो हमारे हरामी टाइप के ये थे जिनके अंदर इंसानियत तो होती ही नहीं है, मतलब वो होते ही नहीं है। कहीं आप ऐसे ना याद जानिएगा कि प्रत्येक मुसलमान नालायक होता, कतई नहीं। जो एक मछली होती है सारे तालाब को गंदा करती है। ये सारे मगरमच्छ बैठे थे, इन्होंने तालाब को गंदा कर दिया। इन्हीं के सब वंशज आते हैं हमारे, जो इस महमूद मुफ्ती हमारी हो गई और जितने हमारे आते हैं वंशज, तो ये कहते थे कि हम धारा को हटने नहीं देंगे। मतलब कि जो हमारे दादा परदादा बना गए हैं नियम कश्मीर के लिए वही रहेगा। अगर वो हटा तो आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, हम मरा जाएंगे तब बनाना। तो बिल्कुल सही बात भाई। जैसे ही लोकसभा में संविधान पारित हुआ और पारित हुआ राज्यसभा में लागू हो गई, हटा गया। तो मतलब कि जो मुद्दा था हमारा 370, कौन सा मुद्दा था? 370, वो देश के लिए विवादास्पद था। तो बस उसको कह सकते हैं हम लोग टर्निंग पॉइंट से। टर्निंग पॉइंट का मतलब आपका होता है विवादास्पद मुद्दा। जिस मुद्दे पर हम विवाद उत्पन्न कर सकें उसको हम लोग कहते हैं विवादास्पद मुद्दा। हम कंप्लीटली मतलब सक्सेस रहे होंगे हमको लगता है समझाने में। देखिए अगर एक वर्ड में हम मेहनत कर देंगे तो वो वर्ड आपको उतने ज्यादा समय तक याद रहेगा। अगर ढाई से बता के निकल जाएंगे तो कतई भूल जाओगे। जैसे इसको बता दिया एकदम अच्छे से पढ़ो, कतई नहीं कंफ्यूज होगे। क्लियर हो गए? अब यहाँ पे देखिएगा एसिड टेस्ट। उसके पहले हमें 2 छोड़े हुए थे ऊपर, उनको देख लेते हैं धीरे धीरे। देखिएगा इसका मतलब होता है स्टोर्म इन द बात। इन दोनों का मतलब आपका कह सकते हैं बात का बतंगड़। बात का बतंगड़ मतलब बात हमारी होती है इतनी भर की और बनाते हैं इतनी भर की। समझ में आ रहा है? स्टोर्म इन द टी कप। अब समझेंगे कप से इसको। देखिएगा मान लीजिए आप कप में चाय पी रहे हैं। अगर कप की हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि आप कप में चाय पी रहे हैं। अब जब कप में आप चाय पी रहे हैं, स्टोर्म का मतलब होता है पत्थर। अब धाए से पत्थर गिरा आके आपकी चाय में गिरा आके, बट वो चाय आपकी छलकी नहीं। अरे मान लो यार, और चाय जो पी रहे थे ना आप, चाय छलकी नहीं आपकी। आपको पता है कि आपकी चाय छलकी नहीं है। अरे भैया कोई बच्चे ने मारो खेल रहा है, खेल रहा हमको उछाल के स्टोर्म, अब वो आपके कप में गिर गई। अब जब कप में गिर गए तो क्या उसको मारोगे? उसकी जान ले लोगे? नहीं लोगों को बात का बतंगड़ बनाएंगे, उसके यहाँ जाके लड़ जाएंगे कि तुम्हारे लड़के ने पत्थर खेला, हमारे चाय में गिरा, हमारी चाय तलाक हो गई। है नहीं? इसका मतलब ये नहीं ना हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा हमारा था वो स्टोर्म का मतलब आपका होता है पत्थर। कप का मतलब होता है कप में चाय पी रहे थे। जब हम कप में चाय पी रहे थे तो आपके बच्चे ने, आर्म का मतलब होता है भुजाएं। आर्म का मतलब कौन सा होता है? आर्म का मतलब होता है भुजाएं। जब आपका बच्चा भुजाओं से मतलब हाथों से पत्थर खेल रहा था, उसका जो पत्थर था हमारे कप में गिरा आके, और जैसे उसका पत्थर हमारे कप में गिरा आके हम आपसे लड़ने चले आए। भैया बात छोटी सी
थी और वो लड़ने से चुटक बड़ा चला आया। तो बस यही हमारा हो जाएगा। स्टोर्म इन द टीका, आर्म का मतलब होता है भुजाएं, या सॉरी आर्म का मतलब होता है भुजाएं, स्टोर्म इन अ टीकअप का मतलब आपका होता है बात का पतंगड़। क्लियर करते होंगे, समझ में आ गया होगा। देखिए एसिड टेस्ट का मतलब आपका होता है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा जो आपका इस समय संविदा की नौकरी लाए हमारे डिफेंस वाले, बात करते हैं अगर सरकार के लिए, तो एसिड टेस्ट का मतलब आपका हो जाएगा अग्नि परीक्षा। अग्निवीर उसका नाम है, अग्निवीर। आप ये बताइए जरा हमको कि 4 साल के बाद अगर बंदा रिटायर होके आता है बाहर, तो उसके पास खुली रहेंगी काफी लाइनें। जेन्युइन सी बात है, सरकार ने कहा है कि उसको असम राइफल्स में देंगे, सीआईपीएफ में देंगे, पुलिस में देंगे, सब जगह देंगे। अब भैया तुम जरा हमको ये बताओ कि 157 लंबाई मांगते हैं हमारे एयरफोर्स में, ठीक है ना, और 152 हमारी मांगते हैं, सॉरी 152 हमारे मांगते हैं नेवी में, और 157 हमारे मांगते हैं एयरफोर्स में। क्लियर हो गया। और इनकी असम राइफल्स की लंबाई हमारी होती है 170। क्लियर हो गया। और कहीं कहीं लंबाई पुलिस की है 170। अब ये 170 भैया जो आरक्षण देंगे हम लोगों को या उनको बंदों को, वो देंगे केवल किस में देंगे? लिखित परीक्षा में देंगे। आरक्षण कभी लंबाई में नहीं मिलता है, उन बकलोलों को पता नहीं है, लंबाई में नहीं मिलता, केवल लॉलीपॉप दी जा रही है। अब जरा ये बताओ कि 4 साल के बाद बंदा रिटायर होके आएगा अगर, तो उसका जो लिंक है पढ़ाई टूटेगा नहीं टूटेगा? जो बंदा अभी 22 साल का मानो है, 21 साल में चला गया डिफेंस में, 21 साल के बाद वो कम से कम 26 से 27 साल में आएगा, है ना। अब 28 साल या 29 साल हमारी उम्र होती है सीजीएल की, क्लियर हो गया, और 30 साल हमारी उम्र होती है यूपीएससी की। तुम जरा ये बताओ कि जब वो आएगा तो क्या तुम उसकी किताबें रखी रहेंगी, चालू कर देगा पढ़ना? कि आएगा, आज आया बंदो ट्रेनिंग से अपने कपड़े रखे, चालू कर दे पढ़ना, निकाले सीजीएल? ऐसा हो पाएगा? कम से कम उसको पढ़ाई से लिंक बैठाने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे, कहां से पढ़े कहां से ना पढ़े, और तुरंत उसका कंपटीशन आ जाएगा पेपर के, और पेपर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ये आप लोग भी जानते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखो 30 साल के लिए यूपीएससी आसान बात तो है नहीं, ग्रुप डी बंदा नहीं निकाल पाएगा, बात करेगा यूपीएससी का, ये केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और सुनिए, 1 साल में हमारी महंगाई दुगनी बढ़ जाती है। मानो अभी आपके 1 रुपए कीमत अभी 1 रुपए है, तो कम से कम 1 साल के बाद जो आपके 1 रुपए कीमत होगी और 2 रुपए हो जाएगी। क्लियर हो गया। जो बंदा 2021 में जाएगा अग्निवीर में, वो 27 में लौट के आएगा, तो महंगाई हमारी 4 बढ़ चुकी होगी। तो 10 लाख रुपया नहीं, उसको 6 लाख रुपया गिनेंगे। पहली बात तो ये हमारा हो गया, क्योंकि हर साल आपकी महंगाई जो है वो दुगना रूप से बढ़ती है, बढ़ भी रही है। सिलेंडर देखो, सिलेंडर इस समय, बिजली देख लो पेट्रोल, दुगनी रूप से बढ़ती है महंगाई, बढ़ती नहीं बढ़ती? बढ़ती है। तो जो बंदा 27 में लौट के आएगा मानो, वो दुगनी 4 गुनी झेलेगा के महंगाई, केवल 6 लाख रुपया उसके पास रह जाएगा, कोई उसकी आर्थिक संकट में नहीं साथ देगा, और केवल 6 लाख रुपए लेकर क्या कर लेगा? वो कहां बिजनेस कर लेगा बिजनेस, और तब बिजनेस नहीं चल पाएगा। हमारा जमाना कहां से बढ़ चुका होगा आगे, केवल लॉलीपॉप दी जा रही भैया, कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा है, सरकार ने समझाया आज तक नहीं आके। हमारे जो डिफेंस के एक्सपर्ट थे वो समझाने आए, वो भी हमारे चाटुकार सरकार के ना थे, सरकार के चाटुकार थे वो भी। तो बात की बात है, एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? अग्नि परीक्षा। याद कैसे करा आप लोगों ने? इसका मतलब होता है जिन युवाओं को जाना है अग्निवीर में, बनना है अग्नि परीक्षा देके, उनको अग्नि परीक्षा देनी होगी कि अपनी जिंदगी का सौदा करने जा रहे हैं वो। तो वही ना हुआ, जिंदगी का सौदा करेंगे यानी कि एसिड टेस्ट देंगे, यानी कि हो जाएगी अग्नि परीक्षा। क्लियर हो गया। फिर देखिएगा, एसिड टेस्ट का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा का मतलब होता है एसिड टेस्ट। जिन बंदों को हमारे जाना है अग्निवीर में, वो अपनी जिंदगी का मोल भाव करके अपनी जिंदगी को दांव में लगा के जाएंगे अग्निवीर पे, हमारा हो जाएगा एसिड टेस्ट। क्लियर हो गया। अब देखते हैं एडम्स एल, इसका मतलब आपका होता है पानी, इसका ना नहीं, इसका मतलब आपका होता है पानी। एडम्स एल का मतलब आपका होता है पानी। और सीजीएल का क्वेश्चन है लगभग हमारा 2018 का, हमने 18 के सेट में ही देखा था, लगभग आधा तो हर साल होगा हमारा। एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब आपका होता है वाटर से, वाटर का मतलब आपका होता है पानी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे आपको किसी से पानी मांगना है तो आप कह सकते हैं प्लीज गिव मी 1 ग्लास एडम्स एल, कहना पाओगे प्लीज यू गिव मी 1 ग्लास एडम्स एल, इसका मतलब हो जाता है पानी। इसका देखिए एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब आपका होता है जले में नमक छिड़क देना, यानी आप कहीं जला गए हो, अब आपके नमक छिड़क दे, छरछरा जाओगे, छरछरा जाओगे, बस वही हमारा जले पर नमक छिड़कना, जले पर जब आप
मतलब समाज में बैठ के बात कर रहे हो और किसी अच्छे मुद्दे पर बात कर रहे हो, एकदम अच्छे शांति हो, और अगर आपकी बात बिगड़ जाए और उसमें आके कोई आदमी आए और बात को बिगाड़ दे, तो बस वही हमारा हो जाएगा जले पर नमक छिड़क देना। इसका मतलब होता है एड इंसल्ट टू इंजरी। याद करिएगा, इंसल्ट, आप कहीं शादी पार्टी में गए हुए हो, आपकी इंसल्ट हो चुकी है, आप लतिया जा चुके हो कायदे से, है ना, इंजरी, और जल भी गए हो कायदे से, है ना, जल भी गए। और जलने का मतलब ये ना है कि आप घर में आ रहे हो जला गए हो, एकदम मतलब खून खोल गया, एकदम खून खोल गया। इंजरी का मतलब जला गए, खून खोल गया है, जले पर नमक छिड़क गया है, बस याद हो गया। एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। देखिएगा, इसका लिखा हुआ है हमारा अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके देखते हैं। इसके पहले हम देखते हैं ऑल एगर। इसका मतलब आपका होता है उत्सुकता से, उत्सुकता से कह सकते हैं, उत्सुकता। अगर समझेंगे तो क्यूरियोसिटी, यानी कि जो उत्सुक रहता है जानने के लिए, इसको याद करिए। एजी ओजी, जो आजकल के लड़के ना होते हैं, वो एजी और ओजी सुनने के लिए मतलब व्याकुल होते हैं। एजी ओजी क्या होते हैं? व्याकुल होते हैं। इसका मतलब आपका होता है व्याकुलता से, और व्याकुलता को ही हम कहते हैं उत्सुकता। व्याकुलता को ही हम कहते हैं उत्सुकता। तो आल एगक का मतलब आपका हो जाता है उत्सुकता से या व्याकुलता से। क्लियर हो गया अच्छे से? फिर देखो, आल एगक, इसका मतलब आपका हो जाता है, आल एगक का मतलब आपका हो जाता है उत्सुकता से या व्याकुलता से। अब देखो, आल एंड सनराइज और लिखा हुआ है आल मूनशाइन। आल मूनशाइन का मतलब कौन सी होता है? आल मूनशाइन का मतलब होता है लंबे समय पर, यानी कि आल मूनशाइन का मतलब आपका हो जाता है लंबे समय पर। जी हाँ, आल एंड सनराइज, इसका मतलब आपका होता है, देखिए पहले आल मूनशाइन, इसका मतलब आपका होता है एकदम तो दिखावटी रूप से, जो दिखाता है कि हमारे पास ये है, होता निठल्ले के पास कुछ नहीं है। बस आल मूनशाइन का मतलब आपका होता है दिखावटी रूप से। प्रिटेंटियस, जी कतई भाई साहब, दिखावटी, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसके साइनोनिम्स के रूप में प्रिटेंटियस। देखिए नोट करिएगा आप, प्रिटेंटियस, प्रिटेंटियस, सोवी, फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट, इसका मतलब आपका होता है दिखावटी से। मतलब जो दिखावा करा करता है समाज में कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम मोदी हैं, हम योगी हैं छोटा कुछ नहीं है। बस आल मूनशाइन का मतलब होता है दिखावटी से। देखो, आल एंड सनराइज, इसका मतलब ये इरेज करते हैं हम, आल एंड सनराइज, इसका मतलब हो जाता है हर कोई बिना भेद के। ये क्वेश्चन जो है हमारा कतई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है हर कोई बिना भेद के, हर कोई बिना भेद के, हर कोई बिना भेद के, हर कोई बिना भेद के। जैसे मानो ये होता है कि आपका जो देश है हमारा और डेमोक्रेसी का है, इसमें हमारा कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई छोटा, कोई नीचा नहीं है। संविधान सभी को एक समानता का अधिकार देता है और कहता है कि आप सभी नागरिक हमारे लिए एक समान है। वो मोदी हो, योगी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, हमारा सभी हमारे एक समान है। बट प्रोटोकॉल के द्वारा हमारे जो अच्छे पद होते हैं बंधे रहते हैं एक अलग पद के द्वारा। बट उसको हम लोग उससे मत आकिएगा कि वो हमसे बड़े हो गए या हम छोटे हो, कतई नहीं। जो हमारे लिए नियम लगेंगे संविधान के द्वारा, वही नियम उनके लिए भी लगेंगे संविधान के द्वारा। क्लियर हो गया? जब वो अपने पद पर नहीं रहेंगे, उनके पावर नहीं है। मानो मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी के पास पावर नहीं है, प्रधानमंत्री की सीट के पास पावर है। हमारे जो संविधान, हमारा संविधान है, उसने जो पावर दिया है हमारे, वो मोदी के पद को नहीं दिया, मोदी को नहीं दिया, मोदी के पद को दिया है। मानो वहां पे हम जाके बैठ जाएंगे तो हमको पावर आ जाएगी। उस पद की इतनी गरिमा है प्रधानमंत्री की कि जो उस पद में जाके बैठेगा उसके पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो जो कहेगा वो हमारे देश के लिए सर्वे सर्वा हो जाएगा। बस ये मतलब आपका होता है हर कोई बिना भेद के। इसका मतलब संविधान ने एक समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि आप सभी नागरिक हमारे लिए एक समान हैं। और ये संविधान पूरा बनाने का श्रेय हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर को जाता है। वो हमारे संविधान के जादूगर कहे जाते हैं। उनके बारे में पढ़ना अपने आप में पीएचडी करने के समान है, हम ये मानते हैं। इतने बढ़िया आदमी थे भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए, आल एंड सनराइज, इसका मतलब हो जाता है हर कोई बिना भेद के। आपका संविधान आपसे कोई भेद करता है? आप कहीं भी जाते हो, मंदिर में, मस्जिद में,
में, गिरजाघर में, चर्च में, कहीं भी आपको रोका गया? कतई नहीं। आप जाओगे पुलिस स्टेशन, आपसे रोका गया? कतई नहीं। FIR कहो लिखेगी? बिल्कुल लिखेगी। अगर नहीं लिखेगी तो उस दरोगा की नौकरी बर्खास्त हो जाएगी, उस चौकीदार की। आप जो चाहेंगे देश में वो करेंगे, बशर्ते संविधान के शर्तानुसार होना चाहिए। जो संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, उन अधिकार में अगर आप रहोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बट अगर अनाधिकार कार्य करोगे संविधान के द्वारा तो आपको लतिया दिया जाएगा। संविधान ये भी कहता है कि हम आपको लतिया देंगे। तो बस हर कोई बिना भेद के, संविधान हमको एक समानता का अधिकार देता है और सभी नागरिक आपके इस देश में सेम हमारे हो जाते हैं। यहाँ देखो, आल मूनशाइन, मूनशाइन का मतलब होता है दिखावटी। अब देखो, इसको ऐसे याद करिएगा, चाइना ने हमारा कृत्रिम चांद बना लिया है। जो हमारा चाइना राष्ट्र है ना, चाइना मंचूरिया प्रांत वाला, उस छोटे ने हमारा कृत्रिम प्रांत बना, मतलब कृत्रिम चांद बना लिया है। अब वो कहता क्या है? दिखावटी है उसके लिए। भाई वो उसकी तुलना तो कर नहीं पाएगा हमारे चंदा मामा की, नहीं कर पाएगा। जब उनकी तुलना नहीं कर पाएगा तो दिखावटी चांद हो गया उसका। चांद कैसा हो गया? दिखावटी। जो चाइना ने हमारा चांद बनाया है वो दिखावटी क्यों हो गया? क्योंकि जो पृथ्वी का हमारा कृत्रिम उपग्रह चंद्रमा अर्थात हमारा सन मतलब मून है, उसकी तुलना तो कर नहीं पाएगा। जब उसकी कंपेरिजन नहीं कर पाएगा तो कैसा हो जाएगा? दिखावटी हो जाएगा। मतलब कि जो चाइना के मून की साइन है, तो चाइना के मून की साइन है वो कैसी हो जाएगी? दिखावटी हो जाएगी, सोवी हो जाएगी, प्रिटेंटियस हो जाएगी, फ्लेम बॉयंट हो जाएगी। कतई मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हमने आपको बताए। देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है आर आवर माइट एंड मेन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है आप लोगों के लाइफ के लिए। एरी और चोटी का जोर लगा देना। जब आप लोग कोई प्रयास करते हैं और अपने पूरे दिल जान से ध्यान लगा देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी और चोटी जोर कह सकते हैं इसको। यहां पर लिख दे रहे हैं हम लोग, एकदम कठिन परिश्रम। और कठिन परिश्रम के तो आपको आते ही होंगे सिनोनिम्स। कह सकते हैं हम लोग लेबोरियस। यहाँ देखिए हम लिख देते हैं इस पेन से, तो आपको याद रखिएगा, अगर याद कर लीजिएगा फिर लीजिएगा। बात कर सकते हैं लेबोरियस की। लेबोरियस भी आपका होता है कठिन परिश्रमी से, हार्ड वर्कर से, या हार्ड वर्किंग से कह सकते हैं हम लोग, है ना, हार्ड वर्किंग से। इसका मतलब भी आपका होता है कठिन परिश्रम जो करता है हमारा, है ना। अगर बात कर सकते हैं ब्रेव से, ब्रेव को भी समझ सकते हैं सिनोनिम से हम लोग इसके, ऑल आवर माइट एंड मेन। इसका मतलब होता है जब आप किसी काम के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा देते हैं, मानो आपका अंतिम चांस बचा है किसी एग्जाम के लिए। आप जान गए हैं कि इसके बाद हम ओवर एज हो जाएंगे, इसके बाद हमको एज नहीं मिलेगी एग्जाम देने के लिए, तो आप एकदम भरसक प्रयास करेंगे, दिल जान से प्रयास करेंगे, पूरा चाहेंगे कि एग्जाम इस बार फरियाद है हम। तो बस उस समय जो आपका चांस हमारा न होगा वही हमारा होगा ऑल आवर माइट एंड मेन। पूरा हमारी माइट एंड मेन लगेगा आके वहां पे, और पूरा एड़ी और चोटी का जोर लगा देंगे हम लोग एकदम कतई कायदे से। हमारा हो जाएगा एड़ी और चोटी का जोर लगा देना, यानी कि एकदम कठिन परिश्रम करना। आप कतई हार नहीं मान सकते उस स्थिति में, जब आपको पता हो कि हमारा इस बार अंतिम चांस है, हमको कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है, तो कतई हमारा हो जाएगा ऑल आवर माइट एंड मेन। का मतलब हो जाता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब आपका होता है शुरुआत और अंत। शुरुआत और अंत। देखिए अल्फा एंड ओमेगा लिखा रहेगा ऐसे एग्जाम में, अल्फा एंड ओमेगा। इसका मतलब आपका होता है शुरुआत और अंत, शुरुआत और या शुरुआत से लेके अंत तक। देखिएगा अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब हो जाता है शुरुआत और अंत। अब जितने हमने आपको बताए हैं 1 मिनट में या 2 मिनट में हम देख लेते हैं पूरे फिर से। देखिएगा अब बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मतलब आपका होता है शीश महल में बंदर। हमने आपको बताया था कि अगर हमारा चाइना की शॉप में बंदर या सांड चला जाएगा तो चाइना साहब को थुरा देगा एकदम। तो बस आप जान गए शीश महल में बंदर। अब केक वाक, जब आपकी फर्श पे केक फैल जाएगा तो आपको चलना आसान होगा, यानी कि आसान कार्य हो जाएगा, बच्चों कार्य हो जाएगा। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है जैसा बाप वैसे बेटा। हमने आपको द्रौपदी के एग्जांपल लेकर समझा दिया था, दुर्योधन वाला। अ कोल्ड फिश, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को दूसरों को शेयर नहीं करता है, मतलब अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही सीमित रखता है और दूसरों के प्रति उजागर नहीं करता है, उसको हम लोग कह देते हैं अ कोल्ड फिश। अ डैम स्क्वायर, इसका मतलब आपका होता है ऊंची दुकान, फीके पकवान। हमने आपसे कहा था कि इसको रट डालो दोनों इडियम्स को। अ डाइम ऑफ डजन, इसका मतलब होता है बेहद
सस्ता, एकदम कौड़ी के भाव। जी हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कौड़ी के भाव। अ गोल्डन मीन, इसका मतलब होता है आसान कार्य। अ गोल्डन मीन आसान रास्ता, सॉरी आसान रास्ता हमारा इसका मतलब होता है। अ गोल्डन मीन का मतलब आपका होता है आसान रास्ता। लिखा हुआ है अ हार्नेस नेस, नहीं बताया क्या? चलो बताते हैं अभी। लिखा हुआ है अ लाफिंग स्टॉक, इसका मतलब आपका हो जाता है हंसी का पात्र। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब आपका हो जाएगा हंसी का पात्र। अ लाफिंग स्टॉक हंसी का पात्र। लिखा हुआ है हमारा अ लाइव वायर। हमने आपसे कहा था कि अगर आपके किसी तार में करंट आ रहा होगा और आप उस तार को छू लेंगे तो आपका दिल जो है वो जिंदा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा जिंदा दिल व्यक्ति। अ लॉस्ट ऑफ योर पेट का मतलब हो जाता है बहुत सारी जिम्मेदारी होना। मतलब जब आपके ऊपर एकदम जिम्मेदारी बहुत सारी हो जाती है तो उसको हम लोग कह देते हैं बहुत सारी जिम्मेदारी होना। लिखा हुआ है अमेयर्स नेस्ट, इसका मतलब आपका हो जाता है पूर्ण परिवर्तन। जब आपका परिवर्तन हमारा हो जाएगा पूरी तरीके से, उसको हम लोग कह देंगे पूर्ण परिवर्तन। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ था, इसका मतलब आपका होता है इनगेनली चॉइस, मतलब कि अप्रिय स्थिति। जब आप किसी स्थिति को पसंद नहीं करते उसको हम लोग कह देते हैं अहार्नेस्ट नेट्स। अहार्नेस्ट नेट्स, यहाँ याद करिएगा दो हमारे लिखे हुए हैं इडियम्स। एक हमारा है अमेयर्स नेस्ट, एक हमारा है अहार्नेस्ट नेस्ट। इसका मतलब आपका होता है अप्रिय स्थिति। हार, इसको याद करो, हार नहीं सकते हैं, हार नहीं सकते हैं, अप्रिय स्थिति। अगर हम लोग हार जाएंगे तो हमारे लिए अप्रिय स्थिति हो जाएगी। हार्नेसनेस, इसका मतलब होता है कि हम लोग हार नहीं सकते हैं। अगर हम लोग हार गए तो हमारे लिए अप्रिय स्थिति हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया था कि पूर्ण परिवर्तन से जो हमारी घोड़ी होती थी उसको लेती थी अस्तबल में। अब अगर नेक्स्ट में रहेगी आके नेक्स्ट बराबर घोषणा याद करेंगे इसको, है ना, याद करेंगे तो पूर्ण परिवर्तन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अ मंथ ऑफ संडे, इसका मतलब हो जाता है हमारा लंबा समय। मानो अ मंथ ऑफ संडे, लंबा समय। अब ये कुछ हमारे इडियम्स ऐसे हैं जो आप लोग मतलब एकदम दिमाग में देख के याद कर पाओगे। अब इसको देखोगे भला कंफ्यूज कभी हो जाओ। अ मंथ ऑफ संडे, लंबा समय। वेरी बिग टाइम, है ना, लंबा समय। अ सी चेंज, हमने आपको गोंडवालैंड का और अंकारा का एग्जाम्पल देके बताया था और वहां से बताया था पूर्ण परिवर्तन। अब देखो आ स्टॉर्म इन द टी कप, आ स्टॉर्म इन द आर्म, इन दोनों का मतलब हमारा होता है बात का बतंगड़ बना देना। क्लियर हो गया अच्छे से? अ टर्निंग पॉइंट, हमने कश्मीर का मुद्दा आपको बताया था, विवादास्पद मुद्दा बताया था। एसिड टेस्ट, इसका मतलब अग्निवीर वाले हमारे अग्निवीर थे, अग्नि परीक्षा देंगे तो अपनी लाइफ के साथ सौदा करेंगे। फिर हमने बताया था एडम सेल, इसका मतलब होता है वाटर वाला पानी, पानी वाला वाटर। उसके बाद बताया था हमने एड इंसल्ट टू इंजरी, जब आप कहीं गए थे तो आपकी इंसल्ट हो गई तो आप जड़ गए, मतलब आपकी जड़ गए, मतलब जले पर नमक छिड़क दिया गया। अलाइव एंड किकिंग, इसका भी नहीं बताया क्या हमने? चलिए कोई नहीं। इसका मतलब होता है आपका आलेखक, इसका मतलब होता है हमारा एजी ओजी। जो आपके लड़के हमारे होते हैं वो एजी ओजी सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, एकदम क्यूरियस, मतलब होता है मतलब एकदम बेचैन रहते हैं हमारे जानने के लिए, एजी ओजी। आल एंड सनराई, इसका मतलब आपका होता है हर कोई बिना भेद के। आल एंड सनराई का मतलब आपका होता है हर कोई बिना भेद के। ये हो गया। आल मून साइन, इसका मतलब हमने बताया आपको कि जो आपका चाइना का कृत्रिम सूर्य हमारा है वो अपने वाले सूर्य मतलब सूर्य सॉरी जो हमारा मून है चाइना का कृत्रिम वाला, वो हमारे वाले मून से तुलना तो कर नहीं पाएगा। तुलना नहीं कर पाएगा हमारा तो चाइना का चांद हमारा कैसा हो जाएगा? दिखावटी हो जाएगा। ऑल आवर माइट एंड मेन, इसका मतलब होता है एड़ी और चोटी का जोर लगा देना। जब हम लोग अपने पूरे भरसक प्रयास से कोई काम करते हैं उसको हम लोग कह देते हैं एड़ी और चोटी का जोर लगा देना, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है हमारा अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब आपका होता है शुरुआत और अंत। अल्फा एंड ओमेगा, शुरुआत और अंत। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है हमारा अलाइव एंड किकिंग, इसका मतलब आपका होता है अच्छे स्वास्थ्य में। यानी कि जब आपका स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य में, जब आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा हमारा हो जाता है उसको हम लोग कह देते हैं स्वास्थ्य में, अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे स्वास्थ्य में। क्लियर हो गया? अलाइव एंड किकिंग का मतलब हो जाता है हमारा अच्छे स्वास्थ्य में। जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन हमारा 29 अगस्त है। 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय स्पोर्ट दिवस बनाते हैं, यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं। 29 मतलब 29 हम लोग अगस्त को मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट डे। हमारे मेजर ध्यानचंद
याद करिए, मेजर ध्यानचंद की जयंती इस दिन हमारी होती है, जो कि भारत के लिए गौरव हमारे थे। उनकी हॉकी के जादूगर उनको कहा जाता है, हॉकी के जादूगर। मतलब उनकी हॉकी में इतनी बॉल चिपक के आती थी कि लोगों को संदेह हुआ, तो संदेह कारण उनकी हॉकी तुड़वाई गई और जाके देखा गया कि उनकी हॉकी में चुंबक लगा है क्या। तो उनकी हॉकी मामूली एक लकड़ी से बनी हुई थी, उनकी हॉकी में चुंबक नहीं, उनके हाथों में चुंबक था, उनकी योग्यता में चुंबक था, हमारे मेजर ध्यानचंद की। और उस भारतीय खिलाड़ी को आज तक हमारी सरकार ने भारत रत्न नहीं दिया। इन बेकार के आदमी को मिल गया जाके भारत रत्न, बट उस हमारे आदमी को रत्न नहीं दिया गया, भारत रत्न नहीं दिया गया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, इंडिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था हमारे महात्मा गांधी जी को। तो नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी उनकी और शहीद घोषित करा दिए गए गांधी जी। फिर भी उन्होंने कहा कि इस लड़के की अंदर अयोग्यता है, हमको गोली मार दी, इसको माफ कर दिया जाए। वो उनकी योग्यता थी हमारे महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी को मिलने वाला था पहला नोबेल पुरस्कार इंडिया के लिए, जो कि नहीं मिल पाया था उस बगलोल की वजह से, नाथूराम गोडसे की वजह से। और वहीं अगर बात करते हैं हम लोग मेजर ध्यानचंद की, तो इनको आज तक हमारी सरकार की आंखें इतनी नहीं खुली हैं कि इनको आज तक हमारे ध्यानचंद को भारत रत्न दे पाए। अब हालांकि हमारे जो मंत्री हैं, खेल मंत्री हमारे गोयल जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि दिया जाए। अरे भैया, चिट्ठी लिखने से क्या होगा, हड़ताल कर दो, नहीं मिलेगा। इन्हीं की वजह से हॉकी जो है, हमारा हॉकी है वो इंडिया का राष्ट्रीय खेल बन गया। आप लोग ये समझते होंगे कि जो हमारा क्रिकेट है वो खेल क्यों नहीं है। भैया, तीन ओलंपिक गोल्ड दिलवाई है भैया, 3 बार ओलंपिक में गोल्ड आया है इनकी वजह से। इसीलिए इंडिया का आज तक क्रिकेट में गोल्ड आया कोई नहीं आया। क्रिकेट में गोल्ड, किसी चीज में गोल्ड आया, कोई नहीं आया। ये खाली एक बंदा था, इसने अपने दम पे अपने देश का नाम कर दिया था, एक हॉकी के दम पे। और उसकी हॉकी भी लगभग ऐसे लकड़ी की मामूली बनी हुई थी। इस एक बंदे ने पूरे देश का नाम कर दिया था। इस एक बंदे की दम पे आज हमारा देश हॉकी के नाम पे जाना जाता है, इस एक बंदे की दम पे। इस बंदे को आज तक हमारे भारत रत्न नहीं मिला है। तो आप लोग कृपया करके ट्वीट करिए सरकार को कि इनको भारत रत्न। तो बस ये याद करिए, कॉम्पिटिशन का हमारा क्वेश्चन ये आता है कॉम्पिटिशन का कि 29 अगस्त को क्या मनाते हैं। तो हमारे सर ध्यानचंद की जयंती मनाते हैं। हम सम्मान करते हैं सेना को सम्मान करते हैं अपनी। तो ध्यानचंद इनका नाम था, उनको उपाधि दे दी गई हमारे मेजर की, इसलिए इनका नाम पड़ गया मेजर ध्यानचंद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। जितने हमारे बताए हैं, जितने हमने बताए हैं इडियम, सारे आपको याद हो गए होंगे और एक भी में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हम पूरा वादा करते हैं आप लोगों से। अगर नोट्स बनाने हैं तो 2 की स्पीड में करके बनाइएगा नोट्स, अपने टाइम बर्बाद नहीं करिएगा। अगर इस वीडियो में फिर आएंगे तो फिर आपका 1 घंटा जाएगा, कोई फायदा नहीं है। हम इसकी जो स्क्रीनशॉट है आपको लेके दे देंगे कम्युनिटी पे। अगर इच्छुक है बनाने के नोट्स तो बना लीजिएगा। अगला वीडियो हमारा बहुत जल्द आएगा और जितने भी हमारे वो क्या सेगमेंट आपके होते हैं एग्जाम के लिए, सारे आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। और उम्मीद करेंगे आप लोग कि देखते रहे वीडियो और कंफ्यूजन ना क्लियर करें। अगले वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।